दिवाली ब्रेक के बाद ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ टाइप्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में 2-3 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं उसमें बात की थी। आज हम लोग जिस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और शटल वेक्टर की बात करेंगे। उससे पहले हमने कॉस्मिड, फेसमिड, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफाज जैसे वेक्टर्स की बात की थी। आप सारी वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आप लोग आगे के इन वीडियोस को अच्छी तरह से समझ सकें। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। हम लोग यीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर की पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि यीस्ट आर्टिफिशियल वेक्टर जो होता है वो यीस्ट इसकी होस्ट कोशिका होती है, जिसमें सेंट्रोमियर, ARS जीन, रेजिस्टेंस के लिए एम्फिसिलिन एज ए मार्कर काम करती है और टेलोमियर रीजन प्रेजेंट होता है। इस फैक्टर के माध्यम से हम नए जीन को कैसे इंसर्ट करेंगे ये मैंने यहाँ इस फोटोग्राफ में बताया है। यहाँ जो टेलोमियर सेंटर आप लोग देख रहे हैं, साइड देख रहे हैं, यहाँ पर BAM-H1 ये एक रेस्टिकेशन एंजाइम है, उसकी सहायता से इसको कट किया जाएगा और जो टारगेट जीन है यानी जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी रेस्टिकेशन एंजाइम EcoR1 के साथ डाइजेस्ट किया जाएगा। इनको डाइजेस्ट करने के बाद लाइगेज एंजाइम से जोड़कर रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर नए जीन का जो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो फैक्टर है उसमें नए जीन का इंसर्शन टेलोमेरिक साइट पर किया जाता है। टेलोमेरेस वाली जो साइट है वहाँ पर उस साइट को कट करके नए जीन को इंसर्ट करके रिकॉम्बिनेंट DNA का निर्माण किया जाता है। ये रिकॉम्बिनेंट यीस्ट आर्टिफिशियल जो वेक्टर बनता है उसे होस्ट कोशिका में डालकर इसकी क्लोनिंग की जाएगी। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के बीच में मुख्य अंतर क्या है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कन्फिग्रेशन अगर इसके DNA का देखें तो यीस्ट का DNA लीनियर होता है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का DNA सर्कुलर होता है। होस्ट यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का जो होस्ट है वो यीस्ट है, फंजाई यीस्ट, और बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के लिए बैक्टीरिया है। इसका कॉपी नंबर 1 ये 1 से 2 तक होता है। क्लोनिंग कैपेसिटी यीस्ट की अनलिमिटेड होती है, इसकी नन टू लो होती है। ये काइमेरिक DNA बनाने में अप टू 40% है, इसका अभी तक कुछ ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। इंसर्ट स्टेबिलिटी, जब आप इसको किसी होस्ट कोशिका में इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट स्टेबिलिटी ये अनस्टेबल होता है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम स्टेबल होता है। ये दोनों के बीच में प्रमुख अंतर हैं। आज हम अगला जो वेक्टर पढ़ेंगे वो है ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम HAC। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक माइक्रो क्रोमोसोम है जो जिसकी सहायता से हम एक वेक्टर का निर्माण करेंगे। अगर मानव जीनोम की हम बात करें तो मानव जीनोम में 3×10⁻⁶ बेस पेयर लंबाई का एक DNA पाया जाता है। मानव DNA जो होगा उसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 ऑटोनोमस होते हैं, एक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स में मादा XX नर XY होता है। मानव जीनोम परियोजना के आधार पर मानव जीनोम में लगभग 22,000 जीन पाई जाती है। जो ह्यूमन क्रोमोसोम है उसके अंदर जीन जो होगी वो 22,000 जीन होती है। 5% जीन जीनोम का भाग बनाती है, जबकि 95% जो जीन होती है वो मानव फिजियोलॉजी, उसके बिहेवियर और गुणसूत्र की आनुवंशिकी को निर्धारित करती है। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एक छोटे क्रोमोसोम है जिनको कृत्रिम रूप से मानव कोशिकाओं में निर्मित किया गया है। किसमें बनाया गया है? इसको मानव कोशिकाओं में बनाया गया है। कोई भी फैक्टर हम लोग कब यूज़ करेंगे उसमें कुछ एसेंशियल पार्ट होने ज़रूरी है, कुछ कंपोनेंट होने ज़रूरी है। अगर वो कंपोनेंट्स हैं तभी हम उसको फैक्टर के रूप में काम में लेंगे, अन्यथा उसको फैक्टर के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। तो जो ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है उसके 3 एसेंशियल पार्ट हैं। पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसके द्वारा जो आप जब क्लोनिंग करेंगे
तो जो कॉपीज़ हैं, जो प्रतिलिपि हैं, वो बनेगी। सेंट्रोमियर का पाया जाना, सेंट्रोमियर में जब सेल डिवीज़न होता है तो जो कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों का जब पृथक्करण होता है तो सेंट्रोमियर का होना ज़रूरी है। टीलोमियर होता है जिसमें टीलोमियर का पाया जाना जिसमें लीनियर क्रोमोसोम के सिरे सुरक्षित रहते हैं। क्रोमोसोम जो टीलोमियर जो रीजन होता है वो किसी भी क्रोमोसोम को ब्रेक होने से बचाता है, तो इसमें टीलोमेरिक रीजन भी पाया जाएगा। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मानव कृत्रिम रूप से मानव कोशिकाओं में इनको क्लोनिंग की जाती है। ये इसमें सेंट्रोमियर, टीलोमियर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और कुछ जीन पाए जाते हैं। ये उसका डायग्राम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। ये जो रीज़न यहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो ये रीज़न है। सेंट्रोमियर वाला हिस्सा है ये डीएनए के छोटे खंड से निर्मित होते हैं तथा वांछित जीनों को निवेशित किया जा सकता है। ओकाजाकी एवं साथियों ने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सेंट्रोमियर और टीलोमियर को मिलाकर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का निर्माण किया है। ये 21वें गुणसूत्र नंबर के गुणसूत्र के टाइप फर्स्ट अल्फॉइड डीएनए से बना होता है। अल्फॉइड डीएनए का मतलब ये है कि वे डीएनए जिसमें रैंडमली रिपीटेड सीक्वेंस मौजूद होती है। अल्फॉइड जो डीएनए होगा उस डीएनए में रैंडमली रिपीटेड सीक्वेंस पाई जाती है। खासकर इसमें हेट्रोक्रोमेटिन रीजन अधिक होता है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की तरह कार्य करता है। ओकाजाकी एवं साथियों ने डी नोवो विधि द्वारा इसका निर्माण किया है। उन्होंने मानव की फाइब्रोब्लास्ट कोशिका में HT1080 में जो डीएनए है, प्रिकॉसर डीएनए है, उसको यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दोनों की सहायता से ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का निर्माण किया है। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में जो रीजन डाले गए हैं वो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम दोनों को मिलाकर डाले गए हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मानव सैटेलाइट यानी अल्फॉइड डीएनए के भाग हैं, जो कि मानव गुणसूत्र जो मानव गुणसूत्र है 21 ये लिए गए हैं। यहाँ पर लगभग 70 KB डीएनए को निवेशित किया जा सकता है। अल्फॉइड डीएनए जो होगा, जो सैटेलाइट डीएनए है, जो रिपीटेड सीक्वेंस जहाँ मौजूद होती है, उस डीएनए को हम अल्फॉइड डीएनए कहते हैं। यीस्ट आर्टिफिशियल से अगर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बनाया जाएगा तो वो लीनियर गुणसूत्र हैं। इसमें टीलोमेरिक स्ट्रक्चर पाई जाएगी, क्योंकि यीस्ट है तो टीलोमियर होगा। अगर आप बैक्टीरियल जीन ले रहे हैं और उसकी सहायता से ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम तैयार कर रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा और यहाँ पर टीलोमेरिक रीजन का अभाव होगा, टीलोमियर नहीं पाया जाएगा। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का उपयोग विश्व स्तर पर किया जा रहा है। इसमें ट्रांसजेनिक जंतुओं का निर्माण जीन थेरेपी से किया जा रहा है। जीन थेरेपी का मतलब होता है कि जीन थेरेपी, जब कोई भी ह्यूमन क्रोमोसोम है उसमें नए जीनों को डाला जाता है। नए जीनों को डालकर ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो बनाए जाते हैं ह्यूमन जीनोम आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की सहायता से बनाया जाते हैं। जो ह्यूमन क्रोमोसोम है, इस ह्यूमन क्रोमोसोम के अंदर जो मानव क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम में जीन थेरेपी की सहायता से नए जीनों को डाला जाता है। नए जीनों को डालकर जैसे ये नया जीन है, ये जीन थेरेपी से यहाँ इंसर्ट करवा दिया जाएगा और इसकी सहायता से ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार किए जा रहे हैं। जिस तरह से एग्रोबैक्टीरियम के TI प्लाज्मिड की सहायता से हमने ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार किए थे, उसी तरह से ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम की सहायता से ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किए जाते हैं। अगर ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में यीस्ट के जीन डाले गए हैं तो उसमें टीलोमियर रीजन होगा। अगर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के जीन डाले गए हैं तो उसमें टीलोमेरिक सेंटर नहीं होगा। ये जिस तरह से ये ह्यूमन का नंबर 21 क्रोमोसोम है, ये सैटेलाइट या अल्फॉइड डीएनए भाग होता है जिसकी सहायता से ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को तैयार किया गया है। ये अल्फॉइड
यक डीएनए या अल्फॉइड बैक्टीरियल डीएनए होगा यहाँ पर। इसको किसी भी कोशिका में डालकर सामान्यतः इसको HT108 जो कोशिका है उसमें इसको डालकर इसकी क्लोनिंग करके HAC वाग को तैयार किया गया है। ये ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कहाँ का काम आता है? काइनेटोकोर स्टडी में, सिंथेटिक बायोलॉजी में, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोटीन प्रोडक्शन में, स्क्रीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल केमिकल म्यूटाजेनेसिस में, डायग्नोसिस ऐसे ऑफ CIN इन कैंसर सेल के डायग्नोसिस में, डेवलपमेंट ऑफ एंटी कैंसर ड्रग, iPS सेल जनरेशन में, जीन एंड सेल थेरेपी में ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को वेक्टर को काम में लिया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट वेक्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शटल वेक्टर। शटल का अर्थ होता है कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग जीवों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया वेक्टर, या दो अलग अलग जीवों के जीनों के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया वेक्टर जो खुद रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है उसे हम शटल वेक्टर कहेंगे। ये वेक्टर बैक्टीरिया, यीस्ट या मैमल या बैक्टीरियल सेल को मिलाकर तैयार किया जा सकता है। इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पाए जाते हैं, यानी कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी जीन क्लोनिंग करने के लिए काम में आ सकता है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी जीन क्लोनिंग के लिए काम में आ सकता है, क्योंकि इसमें दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मौजूद होते हैं। ओरी ई का कार्य इकोलाई में होता है और ओरी यूकैरियोटिक कार्य यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। यीस्ट शटल वेक्टर में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन एम्पिसिलिन पाई जाती है जो एक चयनित मार्कर की तरह काम करती है। चयनित मार्कर आप लोगों को मैं बता दूं और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि चयनित मार्कर जहाँ भी ये चयनित मार्कर या रेजिस्टेंट जीन जहाँ भी मौजूद होता है उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि वेक्टर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट उस वेक्टर में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लोनिंग के आधार पर इसका पता लगाया जा सकता है। यानी सीधे शब्दों में अगर हम कहें कि रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वो बना या नहीं बना, इसका पता चयनित मार्कर या रेजिस्टेंस मार्कर द्वारा या लगाया जा सकता है। यीस्ट एपिसोमल प्लाज्मिड ये एक शटल वेक्टर है। ये माइक्रोमीटर सर्कुलर प्लाज्मिड डिपेंड ऑफ वेक्टर है। ये कई जीवों में प्रतिलिपिकरण की योग्यता रखता है। इसमें आसानी से चयनित मार्कर के द्वारा पहचाने जाने वाले मार्कर उपस्थित होते हैं। ये छोटे आकार के होते हैं ताकि एफ प्लाज्मिड में इसका निवेश आसानी से किया जा सके, क्लोन जीन को आसानी से ज्ञात किया जा सके। ये वाक स्थायी रोग रहित और तनाव विमुक्त होने चाहिए। ये यीस्ट शटल वेक्टर हैं, शटल वेक्टर जिसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों के ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन मौजूद होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओरिजिन एंड रेप्लिकेशन जीन किसके लिए हैं? बैक्टीरिया के लिए हैं। जब आप इसको बैक्टीरिया में डालेंगे तो ये क्लोनिंग का काम करेंगे, जिससे इसकी कॉपीज बनेगी। और जब आप यीस्ट कोशिका में डालेंगे तो ये स्विच ऑफ होगा, ये स्विच ऑन होगा और यीस्ट कोशिका में इसकी क्या बनेगी? कॉपीज बनेगी। तो यीस्ट ओरिजिनल ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर पाया जाएगा। यहाँ एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद होते हैं। यहाँ ल्यूसीन बायोसिंथेसिस के जीन मौजूद होते हैं जिसको यीस्ट कोशिका से डाला गया है। ये मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। ये यीस्ट सेंट्रोमियर सीक्वेंस यहाँ पर मौजूद होगी। तो आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर हम लोगों ने यहाँ पर पढ़े हैं, अलग अलग तरह के वेक्टर के बारे में, वो वेक्टर कैसे काम करते हैं, किस तरह से उस वेक्टर की सहायता से नए जीनों को इंसर्ट किया जा सकता है। जो वेक्टर आप जब किसी भी कोशिका में नए जीन को इंसर्ट करते हैं तो सिलेक्टेबल मार्कर की सहायता से या जो रेजिस्टेंट जीन होता है उसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि कोशिका में नए जीन का इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। इसकी एक और डिटेल बात इससे रिलेटेड हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लोग अच्छे से इन वेक्टर्स को पढ़िए, समझिए, ताकि आगे जब मैं पढ़ाऊँ इससे रिलेटेड अंतिम टॉपिक तो आप आसानी से उसको समझ सकें। थैंक यू सो मच।